नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने इस चैनल पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज HPG के सीरीज़ हिंदी में की शुरुआत की है, जिसमें हम लोग सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को पढ़ रहे हैं और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट है वो हम चीज़ें जान रहे हैं। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे जो राजा बच गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप सभी को पता है, पिछले कल जो है वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश पटवारी का नोटिफिकेशन पूरी आ चुकी है और उसकी जो सिलेबस के बारे में जो डिटेल जो है वो वर्णन कमीशन के द्वारा किया गया है, जिसके बारे में मैंने पिछले कल डिस्कशन किया था। और उम्मीद कर रहा हूँ ये सीरीज़ जो है हमारी HPGK की सीरीज़ ये TGT आर्ट्स के अभ्यर्थियों के लिए भी लाभार्थी होगी और जो हमारे HP पटवारी के एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी लाभार्थी होगी, और हिमाचल प्रदेश के बाकी अन्य एग्ज़ाम है HS अलाइड जो है NT होगा, जो भी होगा JBT का होगा, सब के लिए जो है वो ये लाभप्रद होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, आप लोग जो है हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे जो है वो लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। इन जो QR कोड को स्कैन करके आप जो है हमारे टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए कल हम कहाँ पहुँचे थे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हम पहुँचे थे कल मेदिनी प्रकाश के पास। दोस्तों, मेदिनी प्रकाश के बाद जो है हमारे पास जो अगले राजा आएंगे वो आएंगे भूप प्रकाश। अगले राजा हमारे पास कौन आएंगे दोस्तों? वो आएंगे भूप प्रकाश। भूप प्रकाश की हम बात करें तो भूप प्रकाश जो थे वो 1703 में राजा बने। अब जो हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जिनके बारे में जो है जिससे जो है वो हमें सिरमौर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, वहाँ जो है हमें डेफिनेट जो है ईयर के बारे में भी पता लग रहा है, ताकि हम आपको मेंशन कर रहे हैं। अब थोड़ी चीज़ें जो है काफ़ी क्लियर तरीके से जो है वो हमारी बुक्स में लिखी हैं। तो 1703 में जो है वो राजा भूप प्रकाश जो है वो कहाँ के राजा बन जाते हैं? सिरमौर के राजा बन जाते हैं, जिनको जो है खिल्लत दी जाती है। खिलत एक टाइटल होता था जो दिया जाता था अन्य राजाओं द्वारा, खिलत दी जाती है दिल्ली के राजा द्वारा। दिल्ली के राजा द्वारा कौन था? बहादुर शाह। जो कि उसमें कहाँ का राजा था? दिल्ली का। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि 1703 में जो है वो खिलत का टाइटल दिया जाता है। किसको दिया जाता है? भूप प्रकाश को। किसके द्वारा? बहादुर शाह के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम परस्पेक्टिव से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, यह आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भूप प्रकाश, इनको जो है भूप प्रकाश भी बोला जाता है या भीम प्रकाश। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि दोनों का नाम जो है सेम ही व्यक्ति हैं, दोनों भूप प्रकाश और भीम प्रकाश। 1703 में खिलत की उपाधि दी गई किसके द्वारा? बहादुर शाह के द्वारा, जो कि दिल्ली के राजा थे। ठीक है, लेकिन उसी बीच दोस्तों क्या हो जाता है, हमारे पास 1710 में बहादुर शाह को बहादुर शाह के ऊपर जो है अटैक हो जाता है और बहादुर शाह जो है वो कहाँ पनाह लेता है? सिरमौर के कहाँ? लोहगढ़ फोर्ट में। लोहगढ़ किले में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1710 में जब जो है वो बहादुर शाह पनाह लेता है लोहगढ़ फोर्ट में, तो क्वेश्चन आएगा कि तब सिरमौर के राजा कौन थे? तो भूप प्रकाश, भीम प्रकाश आपने ध्यान में रखना है कि ये जो है वो राजा थे। ठीक है, अभी आगे बात आती है अगले राजा की। अगले राजा जो हमारे पास होंगे वो होंगे राजा बिजी प्रकाश। तो राजा बिजी प्रकाश की जो बात हो रही है, राजा बिजी प्रकाश जो है इनकी जो रानी थी वो काली माता का जो थी वो मूर्ति लेके आई थी कुमायूं से। रानी
मैंने आपको बोला है और आपने नोट्स बनाना है। काली माता की मूर्ति लेके आई कहाँ से? कुमायूं से। कुमायूं से। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कुमायूं जो जगह है कहाँ है उत्तराखंड में, वहाँ से जो है काली माता की मूर्ति लेके आई। और इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया उसने, कहाँ पे इसकी जो स्थापना की? कालिस्तान टेम्पल में, कालिस्तान मंदिर में। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो राजा विजय प्रकाश हुए उनकी रानी ने काली माता की मूर्ति की स्थापना की, जो कहाँ से लेके आई? कुमायूं से। और किस मंदिर में स्थापना की? कालिस्तान मंदिर में। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बात आती है किरात सिंह प्रकाश। हमारे पास अगले राजा आएंगे, वो कौन आएंगे? कीर्त सिंह प्रकाश। कीर्त सिंह प्रकाश। कीर्त सिंह प्रकाश दोस्तों ऐसा करते हैं कि जो उस समय पिंजौर, जो आपने सुना होगा भी पंचकुला में पड़ता है, कालकाबद्दी रोड पे जब आप शिमला को जाते हैं चंडीगढ़ से, तब वहाँ पड़ता है। पिंजौर में दोस्तों क्या होता है कि पिंजौर जो है उसमें जो है पिंजौर का किला जो है, जो पिंजौर का किला है वो उसमें किसके अंदर होता है? गंगाराम के अंदर। गंगाराम के अंदर। और गंगाराम को किसने जो है वो किला दिया होता है कि तुम इसकी रखवाली करो? सॉरी, गरीबदास के द्वारा। गरीबदास ने गंगाराम को किला दिया होता है कि तुम जो है पिंजौर के किला की रखवाली करो। और ये गरीबदास कौन है? ये कौन है? मनी माजरा। जो चंडीगढ़ के साथ पड़ता है ना मनी माजरा, उसके जो है संस्थापक थे। मनी माजरा टाउन के संस्थापक थे। मनी माजरा शहर है जो उसको जो है सेक्टर 13 बना दिया गया है चंडीगढ़ का आजकल, वो है। उसके संस्थापक थे गरीबदास जी। उसके संस्थापक थे गरीबदास, जिन्होंने गंगाराम को बोला कि आप जो है वो पिंजौर किले की रखवाली करो। लेकिन उस समय सिरमौर के राजा कौन बन जाते हैं? राजा कीर्त प्रकाश जी। और कीर्त प्रकाश जी क्या करते हैं? इस पे जो है वो अटैक कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। अब कीर्त प्रकाश जो है वो इस किले पर जो है पिंजौर के किले पर आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण करते हैं किसकी सहायता से? आक्रमण करते हैं, सहायता लेते हैं किससे? पटियाला राजा। कौन से? अमर सिंह जी। अमर सिंह और गंगाराम को जो है मार देते हैं। तो ये कहानी जो थी वो राजा कीर्त सिंह प्रकाश के बारे में जो हमें पढ़नी थी, जिसमें जो क्या बात हो जाती है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो पिंजौर का किला होता है जो गंगाराम के अंडर था, और गंगाराम को किसने दिया था? वो गरीबदास को। गरीबदास कौन थे? मनीमाजरा के संस्थापक थे। तो कीर्त प्रकाश जो है वो पिंजौर पे जो है वो आक्रमण करते हैं, किसकी सहायता से? पटियाला के राजा अमर सिंह की सहायता से, और गंगाराम को मार देते हैं। और इस तरीके जो है पिंजौर को जो है कैप्चर कर लेते हैं। और दोस्तों जो कीर्त प्रकाश का जो समय आएगा वो आएगा 1754 से लेके 73 तक। ये आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। कीर्त प्रकाश के बाद जो अगले राजा आएंगे वो आएंगे राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह जो आएंगे उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर किसकी सहायता की? अब जो थे वो अमर सिंह और जो सिरमौर के राजा थे वो दोस्त बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उसके आक्रमण में, पिंजौर के आक्रमण में सिरमौर की सहायता की थी। तो जगत सिंह की जो ऑब्लिगेशन क्या बन गई, इन्होंने जो है वो सहायता की किसकी? पटियाला राजा की, अमर सिंह की सहायता की। अब अमर सिंह आप समझिए ना कौन अमर सिंह की बात हो रही है यहाँ पे।
अमर सिंह की सहायता की। किस बात के लिए जगत सिंह ने अमर सिंह की सहायता की, पटियाला के राजा की? गुलाम कादिर सहायता की। किसको, किस लिए सहायता की? गुलाम कादिर रोहिल्ला। गुलाम कादिर रोहिल्ला को हराने के लिए किस युद्ध में? कटासन का युद्ध। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जगत सिंह के राजा ने पटियाला के राजा अमर सिंह की सहायता की, ठीक है, किसको हराने के लिए? गुलाम कादिर रोहिल्ला को हराने के लिए। हराने भी लिख देता हूँ यहाँ पे, काफ़ी याद रहेगा। गुलाम कादिर को हराने के लिए, ठीक है। किस युद्ध में? कटासन के युद्ध में, या इस युद्ध को एक और नाम दिया गया है बैटल ऑफ क्यारदादून। क्यारदादून को और क्यारदादून का युद्ध, ठीक है। बैटल ऑफ क्यारदादून को ने जो है वो जगत सिंह ने किसकी सहायता की? अमर सिंह, जो कि पटियाला के राजा थे, ये आप देख सकते हैं। और किसको हराया? गुलाम कादिर रोहिल्ला को। बैटल ऑफ कटासन और क्यारदादून युद्ध। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और जीत के बाद क्या बना? जीत के बाद क्या बना दोस्तों? जीत के बाद बना देवी कटासन मंदिर। जीत के बाद जो है देवी कटासन मंदिर की स्थापना हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राजा के द्वारा देवी कटासन मंदिर की स्थापना की गई? उत्तर होगा राजा जगत सिंह ऑफ सिरमौर। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद एक बात और आती है कि इन्होंने जो है राजा जगत सिंह ने एक काम और किया कि जब मानचंद ऑफ बिलासपुर ने, मानचंद जो बिलासपुर के राजा थे, ये काफ़ी चंचल थे। इन्होंने अपने जो अड़ोस पड़ोस था सबको जो है तंग करके रखा था उस समय। मानचंद ऑफ बिलासपुर जो थे, इन्होंने जो है वो हिंदूर, जो नालागढ़ एरिया था उस समय, उस पर जो था वो आक्रमण कर दिया था। और इसके राजा कौन थे? रामशरण, ठीक है। तो जब मानचंद ने, बिलासपुर ने हिंदूर पर आक्रमण कर दिया तो जगत सिंह ने रामशरण का सहारा किया। ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है। तो जब बिलासपुर ने आक्रमण किया, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ जगत सिंह ने सहायता की। इसकी सहायता की? रामशरण ऑफ हिंदूर की। अब अगले राजा जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे राजा धर्मप्रकाश। ठीक है। धर्मप्रकाश का जो समय है वो कब है? 1789 से लेके 93 तक। ये आपने ध्यान में रखना है। और अब क्या होता है कि अब जो है वो हिंदूर और जो हमारा नालागढ़ था, हिंदूर था, इसके रिश्ते हिंदूर किसके अंदर था? रामशरण के अंदर, ठीक है। अब जो है वो हिंदूर के साथ हमारे रिश्ते जो है वो खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब जो क्या होता है कि सिरमौर के रिश्ते जो है वो हिंदूर के साथ जो है वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब रिश्ते खराब हो जाते हैं तो क्या होता है? फिर क्या होगा? युद्ध होगा। युद्ध होता है दोनों में। और युद्ध क्या होता है
क्या नाम है जगह का? चालरा भैरू, चालरा बहरा। शालरा बहरा, ठीक है। शालरा बहरा, युद्ध ऑफ शालरा बहरा जो है, बैटल ऑफ शालरा बहरा इसको बोला जाता है। युद्ध होता है धर्म प्रकाश और हिंदूर के राजा में, रामशरण में। और इसमें क्या होता है, हमारे धर्म प्रकाश जी जो है वो जीत जाते हैं, इनकी जो है इसमें जीत होती है। और जीत होती है प्लस हम क्या कब्जा कर लेते हैं, किसका? कुशालपुर किले का, कुशालपुर का किला। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कुशालपुर किले के ऊपर जो है वो प्रचंड जीत हासिल की गई, किसके द्वारा? राजा धर्म प्रकाश के द्वारा, जो किसके अंदर था? हिंदूर के अंदर था। और इन्होंने जो है बैटल ऑफ चालरा बहरा में, चालरा बहरा के युद्ध में किसको हराया? हिंदूर के राजा रामशरण को। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों जो बातें आएंगी, आगे अब जो बातें आएंगी वो आएंगी किसके बारे में? राजा कर्म प्रकाश। अब जो राजा हमारे कर्म प्रकाश हैं, सबसे पहले तो हमें इनका टाइम पीरियड जानना पड़ेगा। 1793 से लेके 1803 तक 10 साल का जो है वो इनका कार्यक्रम रहा। और इसमें क्या होता है, जो रामशरण ऑफ केलूर थे, इसमें क्या होता है कि जो रामशरण थे वो हार चुके थे। कहाँ से? जो रामशरण थे वो हार चुके थे। किससे हार चुके थे? सिरमौर से। तो अब उन्होंने हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। हस्तक्षेप शुरू कर दिया किसमें? सिरमौर की सत्ता के मामलों में, ठीक है। हस्तक्षेप शुरू कर दिया तो उससे क्या हुआ कि जो थोड़ी सी अराजकता जो है, और अराजकता बढ़ने लगी और लोगों का विश्वास जो है वो कम होने लगा। किसकी वजह से? जो वहाँ पे कंट्रोवर्सीज जो थी वो क्रिएट की गई इनके द्वारा। तो इस चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए, इस चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए दो ऑफिसर थे, दो अफसर थे कर्म प्रकाश के जो एडमिनिस्ट्रेशन के। एक का नाम था अजीत सिंह, ठीक है। दूसरे का नाम था कृष्ण सिंह, प्रश्न कृष्ण सिंह। अजीत सिंह और कृष्ण सिंह ने क्या किया? इन दोनों ने क्या किया, जो कर्म प्रकाश का भाई था, कर्म प्रकाश राजा था, उसका भाई था कंवर रतन। कंवर रतन को बोला कि भाई आप जो है वो सत्ता हथिया लो। इन दोनों ने इसको बोला कि भाई आप जो है वो सत्ता पर कब्जा कर लो। सत्ता पर क्या लिख दिया? सत्ता पर कब्जा कर लो। अब ये क्या करते हैं, तीनों मिल जाते हैं और क्या करते हैं, अटैक करना जो है वो शुरू कर देते हैं, और अटैक कर देते हैं, ठीक है। अटैक कर देते हैं कहाँ पे? @ कांगला फोर्ट। तो कंगला फोर्ट जो है, कांगला किला जो है कहाँ है? उत्तराखंड में। वहाँ पर जो है वो कर्म प्रकाश के ऊपर जो है, केपी जो हमारे हैं के ऊपर जो है वो ये जो है वो अटैक कर देते हैं। ये तीनों तिकड़ी मिलके जो है वो तिकड़ी जो है, अजीत सिंह, कृष्ण सिंह और कंवर रतन जो है वो मिलके जो है वो केपी के ऊपर जो है कांगला किला में जो है वो अटैक कर देते हैं।
पर ऐसा होता है वहां पे कि एक जो व्यक्ति होता है, चोलू मियाँ, चोलू मियाँ नाम का व्यक्ति है जो हमशक्ल था केपी का। जो हमशक्ल किसका था? कर्म प्रकाश का हमशक्ल था। ठीक है, तो ये तीनों क्या करते हैं, अजीत सिंह, कृष्ण सिंह और कंवर रत्न मिलके जो है इसको मार देते हैं। जब मारा जाता है बेचारा चोलू मियाँ, मारा जाता है क्या समझ के कि यही जो है वो कर्म प्रकाश है। ठीक है, और उस समय क्या होता है कि कर्म प्रकाश जो है वो देहरादून भाग जाता है। केपी कहाँ भाग जाता है? कल्सी जगह थी देहरादून में, वहां भाग जाता है। भाग जाता है। तो यहां तक आप कहानी समझ रहे हैं कि जब ये तीनों जो है वो अजीत सिंह, कृष्ण सिंह और कंवर रत्न मिलके जो है वो केपी के ऊपर कहाँ अटैक करते हैं? कांगला फोर्ट में। तो अटैक करते हैं, इसको घेर लेते हैं केपी को। केपी क्या करता है? कलसी भाग जाता है देहरादून में, लेकिन वो चोलू मियाँ जो इसका हमशक्ल था उसको समझ के केपी समझ के जो है वो मार देते हैं। अब होता है असली खेल शुरू। अब क्या होता है कि केपी जो है वो किसकी सहायता लेता है? कर्म प्रकाश जो है, केपी लिखूंगा अब शॉर्ट में, केपी जो है वो किसकी सहायता लेता है? अमर सिंह थापा। ठीक है, अमर सिंह थापा की सहायता ये लेता है, अमर सिंह थापा की सहायता लेता है, अमर सिंह थापा की सहायता लेता है और इसको जो है वो कंवर रत्न को भगा देते हैं, भगा देते हैं। अब कंवर रत्न को भगा देते हैं तो कर्म प्रकाश जो है, कर्म प्रकाश जो है वो अमर सिंह थापा की सहायता से, नेपाल के जो राजा थे वो उनकी सहायता से जो है वो कंवर रत्न को जो है भगा देते हैं। और रंजौर सिंह अपने पुत्र जो है अमर सिंह थापा जो है वो अपने जो वो है रंजौर सिंह थापा को जो है, रंजौर सिंह थापा को वहाँ का जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है घोषित कर देते हैं। रंजौर सिंह थापा को जो है वो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो घोषित कर देते हैं कंवर रत्न को भगाने के बाद। और फिर जो खोज होती है, फिर जो ये बनाते हैं कौन सा? जैतक का किला। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जैतक का किला कब बनता है? जब जो है वो केपी का सारा इंसिडेंट होता है और अमर सिंह थापा जो है वो कंवर रत्न को भगाने में इनकी मदद जो है वो करते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो है वो अब तो केपी को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि केपी के हाथों से सत्ता भी चली गई और अमर सिंह थापा को जो सत्ता मिल गई, क्योंकि केपी ने जो है, केपी को तो अब एडमिनिस्ट्रेशन रहा नहीं, वो तो रंजौर सिंह को बना दिया। तो केपी क्या करता है? केपी जो पनाह लेता है, कहाँ लेता है? केपी कहाँ चला जाता है? केपी चला जाता है हमारे पास भूरिया, जो मोरनी हिल्स में जगह पड़ती है, मोरनी की पहाड़ियाँ, ये कहाँ है? अंबाला के अंदर आती सी जगह। उस समय मोरनी की पहाड़ी, वहाँ जो है वो पनाह लेता है। केपी बेचारा वहाँ पे पनाह लेता है और ऑक्टरलोनी, अब जो अंग्रेज है, ऑक्टरलोनी, अब कैसे लिखूंगा मैं इसको? ऑक्टरलोनी इंग्लिश में लिख दूंगा ताकि आपको पता लग जाए।
अब ऑक्टरलोनी से जो सहायता मांगता है, सहायता जो है वो मांगता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि 1815 में जो है वो सहायता मांगते हैं, वो सहायता कर देते हैं। ऑक्टरलोनी सहायता मांगते हैं, वो सहायता कर देते हैं। और धीरे धीरे जो है वो क्या होता है, आगे आने वाले राजाओं के टाइम में जो है वो फतेह प्रकाश जो राजा आते हैं उसके समय जो है वो अगले राजा फतेह प्रकाश आएंगे। 1815 में काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो राजा हैं कौन है, तो फतेह प्रकाश। सिरमौर पूरी तरह जो है वो अंग्रेजों के अधीन चला जाता है, कि अधीन हो जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। जब क्या होता है, किसके बाद अंग्रेजों के अधीन चला जाता है, किसके बाद, एंग्लो गुरखा वार के बाद जो युद्ध होता है अंग्रेजों और गुरखा में, उसके बाद जो है वो फतेह प्रकाश के समय अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। एक जिस समय 1815 में जो है वो सिरमौर जो है अंग्रेजों के अधीन गया, तो सिरमौर के राजा कौन से, फतेह प्रकाश थे, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आगे जो है वो 1935-36 में जो है, नहीं सॉरी 1935-36 में नहीं, अब 1815 की बातें हो रही है, 1935-36 कहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास अगले राजा आते हैं फतेह प्रकाश, जिनकी मैं अभी बात कर चुका था। ठीक है। फतेह प्रकाश जो राजा बनते हैं तो अजीजुल्ला खान को, अब जो है वो अजीज उल्लाह खान को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाता। प्रशासनिक, भाई सारा प्रशासन ही गलत हो गया, प्रशासनिक अधिकारी जिसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ट्रेडर के तौर पर जो है वो नियुक्त किया जाता है अजीजुल्ला खान को। ठीक है। अब जो फतेह प्रकाश जो दो इंपॉर्टेंट काम जो करेंगे वो क्या करेंगे, एक ये बनाएंगे शीश महल, ठीक है, एक बनाएंगे शीश महल और एक बनाएंगे मोती महल। अपनी रानी के लिए, जो कि कहलूर से थी। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, कहलूर की रानी की जी थी फतेह प्रकाश की, उनके लिए इन्होंने क्या बनाया, शीश महल बनाया और मोती महल बनाया। और जो ये थे अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाते रहे। अब भाई अब वफादारी किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। ठीक है, अंग्रेजों के लिए वफादारी दिखाई कब, जब अफगानिस्तान एंग्लो अफगान युद्ध हुआ, अफगानिस्तान के साथ जो था युद्ध था। यहाँ तक बातें क्लियर होगी आपको फतेह प्रकाश की। अब जो है अगला राजा जो हमारे पास आएगा, रघुवीर प्रकाश। रघुवीर प्रकाश बेचारे की कहानी क्या करनी, ये थोड़ा बीमारी से पीड़ित था। रघुवीर प्रकाश जो राजा आया ये 5-6 साल रहा, 1850 से 56 तक। ठीक है,
1850 से 1856 तक ये राजा रहा और इसकी मौत हो गई किसकी, ड्यू टू पाइल्स। पाइल्स आप समझते हैं, बवासीर की वजह से जो है इसकी मौत हो गई। क्वेश्चन आ सकता है, आपको हंसने की जरूरत तो नहीं है इसमें, ठीक है। बवासीर की वजह से इसकी जो है वो मौत हो गई। अगला राजा जो हमारे पास आएगा वो शमशेर प्रकाश आएगा। अब तो दोस्तों सारी बातें जो है अंग्रेजों के अधीन चली गई हैं। अब तो उनके प्रति लॉयल्टी जो है वो सिरमौर के राजाओं की हो चुकी है, ये अपने ध्यान में रखना है। 1856 में राजा बनते हैं, 10 साल के थे। 10 साल के थे जब राजा बने। 57 में आपको पता है बहुत बड़ी जो है वो हिमाचल भारतवर्ष में जो है था स्थापना की क्रांति हुई। तो ये तो वफादार रहे उसमें 1857 में। तो इनको क्या मिल गया फिर, अब इन्होंने वफादारी दिखाई है तो इनको क्या मिलेंगे, अंग्रेजों की तरफ से कुछ रिवार्ड मिलेगा, उनकी पॉलिसी यही तो थी। तो इनको जो है सैल्यूट ऑफ 7 गन्स दिया गया, सैल्यूट ऑफ 7 गन्स, 7 तोपों की सलामी जो आप समझते हैं वो दी गई इसके रिवार्ड में कि वफादार रहे, ठीक है। इन्होंने जो है वो रानी ताल बाग, इसको लिखूंगा, रानी ताल जो बाग है उसकी जो थे इन्होंने जो है वो फाउंडेशन स्टोन उसकी जो स्थापना की। और इसको बाद में अब क्या बोला जाता है, लिटन मेमोरियल। लिटन मेमोरियल का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये बन जाता है कि लिटन मेमोरियल की स्थापना किसने की, तो शमशेर प्रकाश हुआ, उसका उत्तर होगा, ये आपने ध्यान में रखना है, रानी ताल बाग उसको बोला जाता था। और इन्होंने जो है वो एक जो उस समय स्यापा प्रथा होती थी, स्यापा प्रथा, उसको जो इन्होंने जो है वो बैन कर दिया, खत्म कर दी। स्यापा प्रथा क्या होती थी, जिसमें जो थी वो जो महिलाएं थी जो डेथ के बाद जो थी वो जोर जोर से जो है वो रोते हुए आती थी, उसको जो है वो करती थी, चिल्लाती थी, उसको जो है इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब आगे हमारे पास बात आई, अब तो अंग्रेजों के जो अधीन की बातें चल पड़ी हैं। सुरेंद्र विक्रम सिंह, ओहो, अब हमारे पास बातें आई सुरेंद्र विक्रम सिंह, ये हमारे पास राजा बन गए। और 1902 में इनको जो है मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ILC का मेंबर बनाया गया, सदस्यता दी गई इनको किसकी, ILC इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है, 5 साल के लिए, 5 years, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे हमारे पास राजा है महाराजा अमर प्रकाश। आगे हमारे पास राजा आए अमर प्रकाश, जिन्होंने जो है वर्ल्ड वार 1 के दौरान, विश्व युद्ध एक था जो प्रथम विश्व युद्ध था, उसमें जो है अंग्रेजों की सहायता की, किसकी, अंग्रेजों की। तो फिर इनको क्या दे दिया, इनको टाइटल दे दिया KCSI का, KCSI का जो है वो टाइटल दे दिया, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। अमर प्रकाश को विश्व युद्ध एक में, प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए जो थे वो क्या दे दिया, KCSI का टाइटल दे दिया, ठीक है। और 1918 में जो है इनको महाराजा की उपाधि दे दी गई, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। ये भी आपने ध्यान में रखना है 1918 में।
और इन्होंने जो है 1930 में क्या किया, महिमा लाइब्रेरी ओपन कर दी, महिमा पुस्तकालय, लाइब्रेरी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1930 में जो है महिमा पुस्तकालय खोला। कहाँ खोला? सिरमौर में, अमर प्रकाश के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम परस्पेक्टिव से बन जाता है, यह आपने ध्यान में रखना है। और जो हमारे पास जो रास्ता था उस समय, नाहन से लेके कालाअंब तक, उसको जो है पक्का करवाया, टायरिंग करवा दी उसकी, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और 1933 में इनका देहांत हुआ। बट देहांत कहाँ हुआ? वियना में। अब भाई अंग्रेजों के साथ उठना बैठना था तो घूमने तो जाते ही होंगे, तो ये आपने ध्यान में रखना है। 1933 में इनका देहांत कहाँ हुआ? वियना में। आगे हम बढ़ेंगे, महाराजा राजेंद्र प्रकाश। अब इनके साथ में महाराजा लगने लग पड़ा, क्योंकि यहाँ जो था वो इनको जो है उपाधि दे दी थी ना, इसके बाद महाराजा ही लगता था सबके साथ, महाराजा राजेंद्र प्रकाश, ठीक है। ये कब से कब राजा रहे? 1933 to 48। लास्ट राजा ऑफ सिरमौर थे, अंतिम राजा थे सिरमौर के, ठीक है। और इन्होंने जो है वो सिरमौर के जो है वो भारतवर्ष में शामिल होने के लिए, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट साइन किए थे हिमाचल प्रदेश में साइन होने के लिए 13 मार्च 1948 को। शामिल होने के दस्तावेज हस्ताक्षर किए, ठीक है। मर्जर डॉक्यूमेंट थे जो शामिल होने के लिए, वो तो है 13 मार्च 1948 को उन्होंने साइन किए हिमाचल प्रदेश में मर्जर होने के लिए, और 15 अप्रैल 1948 को जो शामिल हो गए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक जो थी वो हिस्ट्री थी हमारे सिरमौर की, जो विभिन्न विभिन्न राजा जो थे हमने इनके बारे में जो है पढ़ा, ठीक है। अब दोस्तों हम कुछ जो है वो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज, राजनीतिक जो चेंजेस थे, वहाँ पर बदलाव थे, राजनीतिक बदलाव, या जिसको हम बोल सकते हैं कि एग्रेशंस जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध थे, या आज़ादी के लिए वो चीज़ें जो थी वहाँ पे की गई। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रजामंडल। प्रजामंडल बनाया गया किसका? सिरमौर का, ठीक है। ये कब बना? 1935-36 में जो है वो इसकी वो हुई, स्थापना हुई। और किसके अंडर था? अंडर केयर ऑफ चौधरी। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, नाम याद होना चाहिए इस व्यक्ति का, तो चौधरी शेर जंग, एग्जाम में सवाल आता है। अब जो है आज हम खत्म कर देंगे, ये आ गई पॉलिटी आ गई इसकी, जिसमें जो है वो चौधरी शेर जंग का नाम जो है वो इसमें आता है, ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी जो अन्य लीडर थे, इन्होंने जो स्थापना की, अन्य लीडर जो थे साथ में कौन कौन थे? सर्वश्री नगेंद्र सिंह, नगेंद्र सिंह, ठीक है। उसके बाद आएंगे राजेंद्र दत्त, ठीक है। फिर आएंगे देवेंद्र सिंह। ये नाम थोड़े जो आपको याद करने पड़ेंगे। प्रजामंडल सिरमौर की स्थापना में किन किन लोगों को जो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसमें जो है चौधरी शेरजंग, नगेंद्र सिंह, राजेंद्र दत्त और देवेंद्र सिंह रहेंगे। अब जो है वो 1934, जो हमारे पास 43 और 45 का जो समय आता है, 1943 और 45 का जो समय आता है, 1943 से लेके 45 का जो समय आता है, उसमें जो है प्रजामंडल जो है काफ़ी जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। किसके अंडर जो है उनसे प्रजामंडल किसके अंडर चले जाता है?
मजबूत हो जाता है। इसके अंडर धर्मनारायण और पंडित एस चंद्रमौल, शिवानंदमौल प्लस पंडित शिवानंद रमौल, इनके अंडर जो काफ़ी मजबूत जो है वो हो जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और यही जो लोग हैं वो भाई दो ना पाई दो आंदोलन भी लीड करते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, भाई दो ना पाई दो, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बातें हो गई। आगे हमारे पास आया पझोत्ता आंदोलन। पझोत्ता आंदोलन में जो है वो क्या होता है, पझोत्ता आंदोलन में क्या होता है, जो 1942 में होता है। ये तो आपको असहयोग आंदोलन के समय जो है वो भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा होता है, और यहाँ क्या चलता है, पझोत्ता आंदोलन जो है सिरमौर में चलता है, ठीक है। और किसके अंडर जो है वो काम सारा होता है, ये होता है किसान सभा, ठीक है। उसमें जो थे श्री लक्ष्मी सिंह और वैद्य जो सूरत सिंह थे, वैद्य सूरत सिंह, इनकी जो है वो मुख्य भूमिका रहती है। जो पझोत्ता आंदोलन को जो है वो किसानों के इंटरेस्ट के लिए जो है वो उनके जो कर वगैरह थे, जो भी चीज़ें थी, उनके लिए जो है पझोत्ता आंदोलन जो किया जाता है लक्ष्मी सिंह और वैद्य सूरत सिंह के अंडर 1942 में। ये आपने ध्यान में रखना है। और इन्होंने क्या कहा कि राजा जो खुद आए और उनका जो है वो उनके जो ग्रीवेंसेस थे, जो इनकी जो डिमांड थी, उसको जो है पूरी करें, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास जो थी राजनीतिक जो दो चीज़ें थी, आपने इसका ईयर याद रखना है और दो व्यक्ति याद रख लेने हैं आपने जो इससे जुड़े थे, और ऐसे ही ऊपर जो है वो यहाँ पे दो नाम याद रखने हैं और ये चीज़ें याद रखनी है, ईयर, ये जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आगे दोस्तों अब बढ़ेंगे हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। यहाँ हम बढ़ेंगे इनकी कृषि कैसी थी और अर्थव्यवस्था, उसमें जो कैसी होती थी, वो क्या उगाते थे, क्या क्या करते थे। सबसे पहले जो हमारे पास जो थे वो मटर की खेती जो थी वो यहाँ पे सिरमौर में होती है। और इसमें जो है वो दो किस्में जो है, एक आता है किन्नौरी अर्केल, ठीक है, एक आता है लिंकन बूम, ठीक है। ये दो किस्म जो है जो किस्में जो है, दो किस्म के मटर जो है वो सिरमौर में मैक्स पाए जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किन्नौरी अर्केल और लिंकन बूम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मटर की किस्में हैं, ठीक है। एक जो यहाँ पे टमाटर होता है वो कौन सा होता है, सोलन गोला, तो ये भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है एग्जाम के लिए हो जाता है। आगे यहाँ पे जो है वो एक जो है वो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, वो कहाँ है, धौला कुआं में, ठीक है। धौला कुआं में जो है वो एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट है। फिर ऐसे जो है वो HPMC के द्वारा जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो कहाँ लगाया गया है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट FPU का मतलब हो गया, वो कहाँ लगाया गया है, राजगढ़ और बागथन में, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो है सिरमौर में जो है वो हमारे पास जो है वो मछली, ये कौन कौन सी वैरायटी मिलती है ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक आता है म्यूल, मछली की वैरायटी होती है। एक होती है मशीर जो यहाँ पे मैक्सिमम जो है पाई जाती है। एक होती है गिड,
ठीक है। एक होती है मिरर कैप। तो ये जो वैरायटी जो है वो आपको म्यूल, मशीर, गिड़ और मिरर कैप जो है मछली की वैरायटी सिरमौर में पाई जाती है। ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जो सीसीआई है, सीमेंट कॉरपोरेशन इंडिया, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो एक प्लांट है, सीमेंट फैक्ट्री जो है, सीमेंट फैक्ट्री है कहाँ पे है? वो राजबन में। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, आप इसको हल्के मत लेना है। राजबन सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो फैक्ट्री है वो कहाँ है? राजबन में है। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे आता है हमारे पास की इकॉनमी की बात हम कर रहे हैं, तो आगे आता है हमारे पास पॉइंट, ये पहला बैंक जो था, ये शायद एचएस में क्वेश्चन आया था एक बार। पहला बैंक जो था सिरमौर में कब बना? 1893 में। सोच सकते हैं आपकी 1893 में जो है 1893 में जो था वो सिरमौर में बैंक था। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था नाहन राष्ट्रीय बैंक, नाहन नेशनल बैंक उसका नाम था। ये आपने ध्यान में रखना है। फिर उसको जो है वो 1944 में, 1944 में उसका नाम हो गया बैंक ऑफ सिरमौर। बैंक ऑफ सिरमौर उसका नाम हो गया। और 1955 में, 1955 में जो है वो इसको जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में सम्मिलित कर लिया गया। तो ये ईयर और बैंक की जो हिस्ट्री है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीनों पॉइंट्स ये आपने ध्यान में रखने हैं कि 1893 में जो है वो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई। ठीक है। और बैंक ऑफ सिरमौर जो है 1944 में बना, उसका नाम चेंज हो गया। ठीक है। इसको जो है मैं नामकरण कर देता हूँ, नाम बदला। ठीक है इसका। तो ये हुआ। और फिर जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 1955 में जो है ये बैंक जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 1955 में जो है शामिल हो गया। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों अब इनके आएंगे जो आर्ट एंड कल्चर के बारे में, सोसाइटी समाज के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले कहा था कि हम जो पूरा जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ेंगे उसमें पहले हम जियोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था कि पहले हम जो है उसकी जियोग्राफी पढ़ेंगे, फिर उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उसकी पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर उसका आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, फिर हम उसका जो है वो इम्पोर्टेंट लीडर्स पढ़ेंगे, फिर हम उसका क्या पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, फिर हम उसके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। हर चीज़ जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट की एक ही आपकी नोट्स में ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो है आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। पर शर्त एक ही है भाई कि लेक्चर थोड़े आपको बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा अगर सरकारी नौकरी लेनी है। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं पढ़ना है तो दुनिया तो घूम ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सब बंदे खा रहे हैं, भूखा तो कोई मरता नहीं। बस एक ख्वाब होता है बंदे का कि पूरा करना है, तो उसके लिए रातें जागनी पड़ती हैं, सुबह उठना पड़ता है भाई। ठीक है। तो इसमें जो थे वो पहले हम इसके जो है वो डांस की बात करेंगे, नृत्य। ठीक है। डांस तो आप समझ ही जाएंगे इंग्लिश में। उसमें जो क्या क्या आते हैं, एक आता है झूरी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है झूरी, नारी, द्रौदी और पड़ुआ चंबा के डांस हैं। गलत होगा, कहाँ के हैं? सिरमौर के। ये आपने ध्यान में रखना है। फिर एक आता है गी। गी क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं म्यूजिकल टोन में, प्रश्न उत्तर किसमें? संगीत में। ठीक है। आगे आता है हमारे पास द ढेर, द ढेर या धधैर।
इसको बोला जाता है थडैर। दोनों एक ही बात है। जिसमें जो है वो हथियार जैसे तीर कमान हो गया, ठीक है, या तीर हो गए, इनको लेके जो डांस किया जाता है और एक दूसरे की तरफ। अब इसमें जो है ढढैर में क्या होता है कि जैसे मान लो एक 5-6 लोग जो ग्रुप यहाँ खड़ा हो गया, 5-6 लोगों का ग्रुप जो है यहाँ खड़ा हो गया, ये तीर लेके इधर से जाएंगे, इधर आएंगे, ऐसे जो है वो ये जो है डांस होता है। मारते नहीं एक दूसरे को, बस ऐसे जो है सिंबॉलिक तरीके से जो है वो ये चीज़ें जो है वो की जाती हैं, ये अपने ध्यान में रखना। आगे आता है हमारे पास स्वांग तेगी, ठीक है, जो डांस जो है वो किया जाता है ड्यूरिंग दिवाली। दिवाली के समय ये डांस किया जाता है, जिसमें जो क्या किया जाता है, टाइगर, बाघ के मास्क लगाए जाते हैं, लगाकर, वो लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। स्वांग तेगी डांस ड्यूरिंग दिवाली, ठीक है, बीरिंग मास्क ऑफ टाइगर मेड ऑफ वुड, ठीक है। आगे आता है हमारे पास धरबेडी और द्रौंदी। ये जो है धार्मिक नृत्य है, ठीक है, धार्मिक। एक आते हैं बुर्रा, ये ग्रुप डांस है, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, ये आपने ध्यान में रखना है, ग्रुप डांस है, ठीक है। ये होगी नृत्यों की बात। अब आएंगे किसके ऊपर, फेयर एंड फेस्टिवल्स, मेले और त्योहार, ठीक है। एक आता है हमारे पास ब्यास फेयर, ब्यास मेला, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, मार्च महीने में मनाया जाता है। मार्च में कहाँ पे, ब्यास विलेज इन पोंटा, पोंटा में ब्यास विलेज है, वहाँ पे मनाया जाता है, यहीं लिख ही देता हूँ, ठीक है। आगे हमारे पास है गांधी फेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ जाता है। गांधी मेला कहाँ मनाया जाता है, सिरमौर में, अम्बुआ तहसील में, अम्बुआ में मनाया जाता है 30 जनवरी को, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपने। आगे आता है नाग नवा मेला, नाग नवा, नाग नवना मेला, ये मनाया जाता है, ठीक है, पुरोवाड़ा विलेज में, पुरोवाला में, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर आता है रेणुका फेयर, ये तो अब जो है वो मेरे हिसाब से राज्य स्तरीय मेला कर दिया गया है, अभी ख़त्म हुआ था ये, दिवाली के 10 दिन बाद। दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो कौन सा मेला जो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है रेणुका फेयर। बाकी भी दोस्तों काफ़ी फेयर है हमारे पास, वह एक त्रिलोकपुर फेयर है, त्रिलोकपुर मेला। हमने इम्पोर्टेंट आपसे बात की जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। त्रिलोकपुर मेला आ गया, फिर हरियाली फेस्टिवल आ गया, हरियाली आ गया, फिर हमारे पास विशु आ गया, ठीक है, फिर हमारे पास तीज फेस्टिवल आ गया, ठीक है, फिर हमारे पास सलोना फेस्टिवल आ गया। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी, ठीक है। आगे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट है अभी वो आएंगे मंदिर। मंदिरों की बात हो रही है तो सबसे पहले कौन सा मंदिर आएगा,
त्रिलोकपुरी टेम्पल। त्रिलोकपुर जो टेम्पल है, त्रिलोकपुर मंदिर जो है, ये इसको और क्या बोला जाता है? महामाया बालासुंदरी टेम्पल। महामाया बालासुंदरी मंदिर, ठीक है। इसको महामाया बालासुंदरी मंदिर बोला जाता है और त्रिलोकपुर टेम्पल भी बोला जाता है। इसका जो स्टाइल है वो डोम स्टाइल है। टेम्पल आर्किटेक्ट की बात की जाए तो डोम स्टाइल आर्किटेक्चर है। और इसको जो है वो 1573 में किसने बनाया था? राजा दीप सिंह, दीप प्रकाश सिंह, नहीं प्रकाश। तो राजा दीप प्रकाश के द्वारा जो था वो ये मंदिर बनाया गया है। दीप प्रकाश द्वारा बनाया गया था। ये भी चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो लोकपुर मंदिर के बारे में। बालासुंदरी जी तो आपको पता ही है, बालासुंदरी जो रूप है, ये जो माता दुर्गा का रूप है। और इसमें जो है वो मंदिर के जो पूर्व दिशा में जो लाया देवी का भी मंदिर है। लाया देवी का भी मंदिर जो है वो इस मंदिर की पूर्व दिशा में है। ये आपने ध्यान में रखना है। और इस मंदिर में जो है वो 84 घंटियाँ जो हैं, 84 घंटियाँ जो है वो मंदिर के जो आगमन का क्षेत्र है, एंट्रेंस है, वहाँ पे जो है वो की गई है। इसलिए जो है वो इसको जो है वो 84 घंटियों वाली देवी भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हमारे पास मंदिर आएगा, तो कौन सा मंदिर आएगा? वो मंदिर आएगा पटालिया ज्योतिर्लिंगा। पटालिया ज्योतिर्लिंग, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो मंदिर था ये किसके द्वारा जो इसकी पूजा की जाती थी? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के द्वारा जो है वो इसमें जो है पूजा की जाती थी। ये आपने ध्यान में रखना है। फिर एक जो है वो हमारे पास जो है क्या है? शिव टेम्पल है, शिवपुरी। भोलेनाथ का मंदिर है, शिव टेम्पल, शिव मंदिर है। कहाँ? शिवपुरी में। ये कहाँ? पाउंटा में, पाउंटा साहिब में, ठीक है। फिर एक गंगवाह तीर्थ आता है, गंगवाह तीर्थ, ठीक है। ये कहाँ है? यमुना के क्रॉस है, जहाँ गोपाल जी ने नदी क्रॉस की थी ऋषि गौतम को खुश करने के लिए, ठीक है। गंगवाह तीर्थ जो कहाँ है? जहाँ पे जो है वो यमुना, अब ये थी यमुना, ये बह रही है हमारे पास यमुना। ये पार की थी किसने? गोपाल, गोपाल जी ने। अरे भैया, गोपाल जी ने, ठीक है। यमुना क्रॉस की किस चीज़ के लिए? ऋषि गौतम को खुश करने के लिए, ठीक है। यमुना क्रॉस की थी। फिर एक है रामपुर घाट, जहाँ पे भी टेम्पल है, जहाँ पे भगवान राम ने यमुना जो क्रॉस की थी किश्ती में बैठ के। ये अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हमारे पास आ गया दी का मंदिर।
दे ही है वैसे तो। देई का मंदिर ये भी कहाँ आता है? पाउंटा में, पाउंटा साहिब में ही है। ये पाउंटा साहिब में है, ये अभी आपने ध्यान में रखना है। फिर आएगा गायत्री टेम्पल। ये जो है गायत्री मंदिर है दोस्तों। ये मंदिर आपको पढ़ने पड़ेंगे, सब चीज़ें नोट्स में बनानी पड़ेंगी, क्योंकि तभी जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ये आता है गायत्री मंत्र, सॉरी गायत्री मंदिर। ये लेफ्ट बैंक बाएं शोर पर है, किसके? रेणुका के। रेणुका के बाएं शोर पर जो है वो गायत्री टेम्पल जो है वो बना हुआ है। इसमें जो है 3 आश्रम है और 16 मीटर जो है, 3 यहाँ पे आश्रम है और 16 मीटर जो है वो 16 मीटर ऊंची पंचमुखी गायत्री माता की जो मूर्ति लगी हुई है मार्बल में बनी हुई। तो ये आपने ध्यान में रखना है, 16 मीटर गायत्री माता की मूर्ति बनी हुई लगी है। और यहाँ पे जो है और आइडल भी है, जैसे गणपति का, विष्णु का, भोलेनाथ का और ब्रह्मा का, इंदिरा का। इस तरीके से जो है यहाँ पे ये चीज़ें बनी हुई है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये जो किसके द्वारा बनाया गया है श्री श्री 108 महात्मा प्यारानंद ब्रह्मचारी। प्यारानंद ब्रह्मचारी के द्वारा जो है वो ये मंदिर जो है वो बनाया गया है। प्यारानंद ब्रह्मचारी, ठीक है। आगे एक दोस्तों हमारे पास टेम्पल आ गया, जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ मंदिर की बात आ गई। जगन्नाथ मंदिर की बात आ गई तो ये राजा बुद्ध प्रकाश के द्वारा बनाया गया है। राजा बुद्ध प्रकाश के द्वारा जो मंदिर जो है वो बनाया गया है, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों हम बढ़ेंगे इम्पोर्टेंट प्लेसेस की तरफ। इम्पोर्टेंट प्लेसेस मतलब कि मुख्य स्थान जो थे वहाँ के, जो मशहूर मुख्य स्थानों के ऊपर बढ़ना था, लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है कि लेक्चर फिर 2 घंटे का हो जाएगा, तो वो फिर काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहीं पे आज समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी चैनल पे जो है वो चीज़ें समझ आ रही होंगी। और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी तो हमें लाइक कमेंट शेयर जो है हमारी वीडियो कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारा चैनल आपको जो है वो लाभप्रद लगता है तो आप इसको जो है लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले कहा है कि पटवारी के एग्ज़ाम के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे। अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, हमारी वीडियो देख सकते हैं। और मैंने कल भी जो है वो पटवारी के बारे में और SPTGT आर्ट्स का जो एग्ज़ाम है अभी 1 मंथ है, उसको 12 जनवरी से शुरू होगा, उसके बारे में भी जो उसमें HPGK और हिंदी वगैरह आएगी वो जो है हम लोग जो है यहाँ पे आराम से शांति से कवर कर रहे हैं। और मैंने आपको कल भी बात कही थी कि ठीक है, आपको जो कोचिंग का जो एक कीड़ा होता है ना बच्चों के मन में, वो ठीक है, एज होती है 22 24 23, जिसमें जो बच्चा बोलता है 20 22 24 की भी आई कोचिंग लेते हैं, बाहर जाते हैं, चंडीगढ़ जाके पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा उद्देश्य इतना है दोस्तों, HRM कोचिंग का, हिम रोजगार मित्रा का यूट्यूब चैनल है हमारा, इसका हमारा सिर्फ मोटिव इतना है कि जो व्यक्ति जो है घर में बैठ के तैयारी करना चाहता है बिना कुछ पैसा खर्चे, वो यूट्यूब पे हमसे तैयारी करें। मैंने आपको कल ही बोला था कि आप जो है साथ दें, इस चैनल पे जो भी वीडियो आ रही है वो देखो। अगर आपको लगता है कि यहाँ से हमें समझ आया तो आप यहाँ से पढ़ो, आपको कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की नहीं है। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी होगी, ये हमारी गारंटी है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, जिसमें कोई भी, चाहे HS का हो, चाहे एलाइड का हो, पटवारी का हो, नायब तहसीलदार का, कोई भी ACF का हो, कोई भी पेपर हो, उठा के देख लेना कि अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं हो सिर्फ और से, ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है वो चीज़ें पसंद आएंगी। और बाकी
हिंदी भी आप यहीं से पढ़ेंगे और हमारा जो है वो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे। तब तक धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो।